हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्जर, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स। आई होप लास्ट वीडियो में जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज के डिस्कशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज रेशियो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली बताया था एक फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप जब भी एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या करना है। एक होती है हमारे पास एक्वायरर कंपनी और एक होती है टारगेट कंपनी, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था विच वॉज कि आपको जो भी पैरामीटर लेना है आपको लेना है टारगेट अपॉन में एक्वायरर फॉर कैलकुलेटिंग दी एक्सचेंज रेशियो, ठीक है, जो कि एक्वायरर कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ दी टारगेट, ठीक है। पॉइंट क्या था कि एक्सचेंज रेशियो हम डिटरमाइन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ EPS, MPS और बुक वैल्यू, दैट टू पर शेयर, ठीक है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये होते हैं पॉजिटिव पैरामीटर्स, ठीक है, हायर द बेटर, ठीक है। अगर एक्वायरर का EPS ज़्यादा है टारगेट से, ठीक है, तभी एक्वायरर ऐसा सोचेगा कि मैं टारगेट के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कम शेयर्स इशू करूं अपनी कंपनी के, ठीक है, क्योंकि क्या ये एक पॉजिटिव पैरामीटर है और एक्वायरर कंपनी का ये जो एक पॉजिटिव पैरामीटर है ये ज़्यादा है फ्रॉम दी टारगेट कंपनी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई हो। आज का हमारा डिस्कशन है कि बाय चांस अगर देयर इज़ अ नेगेटिव पैरामीटर तो फिर एक्सचेंज रेशियो किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले सवाल तो हमारे पास यही है कि नेगेटिव पैरामीटर मीन्स व्हाट, ठीक है। नेगेटिव पैरामीटर का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए NPAs, ठीक है, मान लीजिए एक एक्वायरर बैंक है, टारगेट जो उसका बैंक है वो भी दोनों बैंक्स ही होंगे, ठीक है। अब दोनों बैंक हैं, उनमें NPA करके एक पैरामीटर है जिस बेस पे एक्वायरर बैंक जो है वो डिसाइड करना चाहता है कि एक्सचेंज रेशियो कितनी रखनी चाहिए, राइट। अब पॉइंट क्या होता है कि NPA जो है जिस भी बैंक का कम होगा उतना बेटर होगा, ठीक है। अब EPS है, MPS है कि शेयर का प्राइस जिसका ज़्यादा होगा वही कंपनी ज़्यादा अच्छी हुई ना, बट NPA क्या है, जितना कम उतना अच्छा, राइट। दिस मीन्स मान लीजिए NPA एक्वायरर बैंक है और एक है टारगेट बैंक, ठीक है। एक्वायरर बैंक का मान लीजिए 10 है एंड जो हमारा टारगेट बैंक है उसका है 20, राइट। ये NPA हमें दिया हुआ है। पॉइंट क्या है कि अगर मैं जैसे मैं एक्सचेंज रेशियो निकाल रही थी लास्ट पार्ट तक, अगर मैं उसी तरीके से एक्सचेंज रेशियो निकालूं तो मैं क्या करूंगी, 20/10 मीन्स टारगेट अपॉन में एक्वायरर, और मैं बोलूँगी 2:1 का एक्सचेंज रेशियो है। दिस मीन्स कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को जिसके पास टारगेट कंपनी का एक शेयर है उसे एक्वायरर कंपनी के 2 शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट आप ये चीज़ सोचो कि एक शेयर होल्डर, ठीक है, उसको आप जिसके पास एक शेयर था उसे आप 2 शेयर दे रहे हो एक्वायरर कंपनी में, जबकि टारगेट कंपनी का जो पैरामीटर था वो वर्स्ट था, राइट। क्योंकि ये क्या है, NPA है, EPS नहीं है कि टारगेट बैंक का ज़्यादा है एक्वायरर बैंक का कम है, ठीक है। तो फिर तो भाई ऑफ कोर्स मैचअप करने के लिए उसको लेके आना है अगर आपको पैरिटी पे, तो आप क्या करोगे, 2:1 की रेशियो में ही शेयर इशू करोगे। बट क्योंकि पैरामीटर ही ऐसा है, ये जो 10 है ना एक्वायरर बैंक का, दिस इज़ बेटर देन दी टारगेट बैंक, ठीक है। तो अब अगर आप एक वर्स्ट कंडीशन वाले बैंक को भी एक अच्छी कंडीशन वाले बैंक के ज़्यादा शेयर्स इशू करोगे तो वो तो पैरिटी पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई नेगेटिव पैरामीटर है, नेगेटिव मीन्स व्हाट, जितना कम उतना अच्छा, ठीक है, लोअर द बेटर नॉट हायर द बेटर, ठीक है।
अगर कोई भी नेगेटिव पैरामीटर आपको दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना एक्सचेंज रेशियो का जो फॉर्मूला है उसे उल्टा करना है। ठीक है, क्या करना है, एक्वायरर अपॉन में टारगेट, दिस मीन्स 1:2 की रेशियो रखनी है। राइट, अब अगर आप यूजुअली जो फॉर्मूला लगा रहे थे वही लगा रहे होते इन केस ऑफ एनपीए एज वेल, तो आपका रेशियो आ रहा था 2:1। राइट, सपोज देयर इज़ अ शेयर होल्डर जिसके पास की एक शेयर था। ठीक है, अब ये एक शेयर वाला शेयर होल्डर जिसका कि एनपीए कितना था, 20। ठीक है, और आप उसको 2 शेयर्स दे रहे हो विद द एनपीए 10। ये तो कभी पैरिटी पे नहीं आएगा, ये तो कभी पैरिटी पे नहीं होने वाला, क्योंकि ये 10 क्या है, आप उसको वर्स्ट चीज़ लेके बेटर चीज़ दे रहे हो, दैट टू डबल अमाउंट में। नहीं आने वाला पैरिटी पे। यहाँ देखो, आप उसको कह रहे हो 1:2 की रेशियो में शेयर इशू करेंगे, क्योंकि हमारा एनपीए 10 है, तुम्हारा एनपीए 20 है, दिस मीन्स तुम्हारा एनपीए डबल है। ठीक है, हमारा हाफ है, तो हम तुम्हें एक शेयर के बदले में हाफ शेयर देंगे। ठीक है, मीन्स 1:2 की रेशियो में शेयर आपको इशू करेंगे, पैरिटी पे हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट पार्ट में मैंने इसीलिए नहीं बताया, सो दैट आप पहले ईपीएस, एमपीएस, ये सारी चीज़ों के बेस पे जो एक्सचेंज रेशियो है वो डिटरमाइन करना सीख लो। उसके बाद अब शायद आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि नेगेटिव पैरामीटर है तो फॉर्मूला उल्टा करने की क्यों ज़रूरत है। राइट, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई हो। नेक्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि पोस्ट मर्जर ईपीएस किस तरीके से निकलता है। एक बार हम देख लेते हैं कि पोस्ट मर्जर अगर हमें बुक वैल्यू निकालनी है तो वो किस तरीके से निकलेगी। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमें निकालना है कि पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मैंने इतनी चीज़ तो आपको ईपीएस के टाइम पे भी समझा दी थी कि अगर आपसे पोस्ट मर्जर कुछ भी चीज़ पूछी गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मर्ज्ड एंटिटी के बारे में पूछी गई होगी। ठीक है, जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती थी पहले, यानी कि जो टारगेट कंपनी थी उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा पोस्ट मर्जर। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब बात क्या है, मर्ज्ड एंटिटी के बारे में बात करनी है। राइट, इतना समझ में आया। सबसे पहली चीज़, अगर हमें पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें बुक वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। राइट, बुक वैल्यू हमें निकालनी आती है। क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। करेक्ट, यानी आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल लेनी है पोस्ट मर्जर, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने हैं पोस्ट मर्जर। ठीक है, अब शेयर कैपिटल तो समझ में आता है क्योंकि देखो मर्ज्ड एंटिटी है। राइट, मर्ज्ड एंटिटी में क्या हुआ होगा, ऑलरेडी कुछ शेयर्स एग्जिस्ट करते होंगे एक्वायरर कंपनी के, और कुछ एक्सचेंज रेशियो के बेस पे एक्वायरर कंपनी ने टारगेट कंपनी को भी शेयर्स इशू किए होंगे। ठीक है, दोनों शेयर्स हैं, ऑलरेडी जो शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्सो जो न्यू इशू किए हैं, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अपनी जो भी फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास शेयर कैपिटल निकल के आ जाएगी। शेयर कैपिटल के केस में आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी कि टोटल जो न्यू इशूड शेयर्स हैं वो कितने हैं, फेस वैल्यू पता होगी, शेयर की वैल्यू पता होगी आपको, आप शेयर कैपिटल पे पहुंच जाओगे, नो डाउट अबाउट इट। बट रिजर्व एंड सरप्लस पे कैसे पहुंचना है, अब ये देखने वाली बात है। आप बोलोगे कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है ऑफ द एक्वायरर कंपनी, ठीक है, दैट शुड बी टेकन। ठीक है, आप रिजर्व एंड सरप्लस ले रहे हो मर्ज्ड एंटिटी के, तो वो तो सिर्फ एक्वायरर कंपनी के रिजर्व्स आने चाहिए उसमें। ठीक, यही बोलोगे। पॉइंट क्या है कि जब आप एक एक्वायरर कंपनी हो, ठीक है, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक एक्वायरर कंपनी है, ठीक है, वो एक्वायर कर रही है टारगेट कंपनी को। राइट, अब इस एक्विजिशन के केस में क्या हो रहा होगा कि या तो एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी जितना डिज़र्व करती है, ठीक है, उससे ज़्यादा पे कर रही होगी। राइट, या दूसरा केस ये हो सकता है कि जितना वो डिज़र्व करती है उतना ही पे कर रही होगी, या फिर वो जितना डिज़र्व करती है उससे कम पे कर रही होगी।
ठीक है, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन तो नहीं हो सकती। अब ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी भी पता होगी कि अगर आप टारगेट कंपनी को, यानी कि एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को जितना टारगेट कंपनी डिज़र्व करती है, मीन्स जितनी उसकी वैल्यू है उतने ही पैसे अगर वो दे रही है, ठीक है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई गुडविल क्रिएट होगी ना कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को उसकी वैल्यू से ज़्यादा पैसे दे दे, तो वो क्या बोल के पैसे देगी कि गुडविल के पैसे दिए हैं, ठीक है, यानी ज़्यादा दे दे तो गुडविल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर टारगेट कंपनी जितना डिज़र्व करती है, जितनी टारगेट कंपनी की वैल्यू है, उससे कम वैल्यू के शेयर्स, ठीक है, आप इशू कर रहे हो, ठीक है, उससे कम वैल्यू आप उसको दे रहे हो, ठीक है, दिस मीन्स व्हाट कि आप का प्रॉफिट है, आप एक हाई वैल्यू कंपनी को थोड़ी कम वैल्यू पे ही एक्वायर कर पा रहे हो, ठीक है। दिस मीन्स अगर कम वैल्यू पे एक्वायर करेंगे तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा, राइट। समझ में आया? इतना समझ लो पहले कि अगर एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी की जितनी वैल्यू है उतने ही पैसे उसको दे रही है, पैसे इन द सेंस उतनी ही वैल्यू के शेयर्स दे रही है, या चलो परचेजिंग जो भी बोल देते हैं उसको, जो भी उसको दे रही है, ठीक है, जो भी शेयर्स वो इशू कर रही है, जो भी पैसे वो उसको दे रही है, वो उतनी ही वैल्यू के दे रही है, तो कोई भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जितना डिज़र्व करती थी उतना दे दिया। बट इन केस कंपनी जितना डिज़र्व करती थी उससे ज़्यादा वैल्यू आप उसको पे कर रहे हो, तो आप यही बोल के पे करते हो ना कि गुडविल के पैसे दिए हैं, ठीक है। और अगर आप कम दे रहे हो, दिस मीन्स एक्वायरर कंपनी का प्रॉफिट है, जिसे कि हम कैपिटल रिजर्व बोलते थे, करेक्ट है। अब पॉइंट क्या है कि जब आप बुक वैल्यू निकाल रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो कि रिजर्व एंड सरप्लस में आपको एक्वायरर कंपनी के रिजर्व्स लेने हैं, ठीक है। बट रिजर्व्स कौन से लेने हैं? पोस्ट मर्जर। तो पोस्ट मर्जर में कुछ तो कैपिटल रिजर्व नाम की चीज़ भी इंक्लूड होगी, ठीक है। क्यों होगी इंक्लूड? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व ही है, ठीक है। ऑल्सो कैपिटल रिजर्व इज़ अ लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी साइड पे ही कैपिटल रिजर्व शो करते हो ना। गुडविल असेट होता है, ठीक है, उसको आप डेबिट साइड शो करते हो, लेकिन कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। आप कैपिटल रिजर्व अगर क्रिएट कर रहे हो, इट इज़ योर लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस का भी क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, ऐड होना चाहिए कैपिटल रिजर्व भी इसमें, ठीक है। अब वो कैपिटल रिजर्व निकालूँ कैसे? ठीक है, जैसे गुडविल निकालते थे, जैसे कैपिटल रिजर्व निकालते थे। एफआर पढ़ा होगा तो इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैपिटल रिजर्व किस तरीके से निकलेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ फिर भी यहाँ पे कि कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, ठीक है। देखो, कैपिटल रिजर्व जब आपको निकालना है तो आपको लेना है कि ऑलरेडी जो टारगेट कंपनी है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, ठीक है। आपको लेना है बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है। अब आप उसको कितना पे कर रहे हो जिसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है, आप उसको कम पे कर रहे हो तभी कैपिटल रिजर्व बनेगा, ठीक है। अब आप कितना पे कर रहे हो वो चीज़ देखनी है। अब पेमेंट किस हिसाब से होती है? देखो, एक्वायरर कंपनी का शेयर आप इशू कर रहे हो, ठीक है, हैविंग सम एक्सचेंज रेशियो, राइट, यही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? देखो, जब आपको एक्सचेंज रेशियो आप निकाल लेते हो, मान लीजिए आपकी एक्सचेंज रेशियो आ रही है 1:2, ठीक है। एक्वायरर कंपनी के शेयर्स हैं 1 लाख के, टारगेट कंपनी में शेयर्स हैं 50,000 के, ठीक है। अब मैंने आपको बोला एक्सचेंज रेशियो है 1:2, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे? 1:2 का मतलब क्या है? 1 for 2 हेल्ड। तो आप 50,000 को मल्टीप्लाई करोगे ना 1/2 से, 25,000 शेयर्स बोलोगे इशू होंगे। 1 लाख को थोड़ी ना मल्टीप्लाई करोगे 1:2 से, राइट। यानी कि आप क्या करते हो, आप लेते हो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो विथ द एक्सचेंज रेशियो, और ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकल जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेयर इशूड तो ठीक है, लेकिन किस कंपनी के इशू हुए हैं? एक्वायरर कंपनी के। तो एक्वायरर कंपनी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि फेस वैल्यू लेनी पड़ेगी ऑफ एक्वायरर कंपनी का शेयर, ठीक है।
यानी कि आप क्या कर रहे हो, बुक वैल्यू ले रहे हो ऑफ टारगेट कंपनी, उसमें से आपने जितनी भी पेमेंट की है टू द टारगेट कंपनी फॉर एक्वायरिंग दैट टारगेट कंपनी, वो आप माइनस कर दोगे। आपको पता चल जाएगा कि आपने उसे वैल्यू से ज़्यादा पैसे दिए हैं या कम पैसे दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा दिए हैं मीन्स गुडविल है, कम दिए हैं तो कैपिटल रिजर्व है, इक्वल दिए हैं तो कुछ नहीं है, ज़ीरो। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करना पड़ता है। अब बुक वैल्यू निकालनी है पोस्ट मर्जर, तो पोस्ट मर्जर एक्वायरर कंपनी ही एग्जिस्ट करती होगी, मर्ज एंटिटी ही एग्जिस्ट करती होगी। शेयर कैपिटल हमें पता है कि न्यू नंबर्स जो होंगे, जो न्यू शेयर्स इशू हुए होंगे, वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे पुराने वाले शेयर्स में, मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस निकालने की बात होगी तो रिजर्व भी किसके होंगे, एक्वायरर कंपनी के होंगे। लेकिन क्योंकि एक्वायरर कंपनी के आपको रिजर्व्स लेने हैं पोस्ट मर्जर, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ कैपिटल रिजर्व भी इंक्लूडेड होगा अगर आपने टारगेट कंपनी को एक्वायर करने में कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा तो। ठीक है, अब वो प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा, देखो कैपिटल रिजर्व था, कैपिटल रिजर्व इज़ दी प्रॉफिट ओनली, जो कि एक्वायरर कंपनी को हो रहा होगा एक्वायर करते टाइम, राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको लेना पड़ेगा कि आपने टारगेट कंपनी को उसकी वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा पैसे दिए हैं या कम पैसे दिए हैं। अब कैपिटल रिजर्व तो कब निकलेगा, जब आपने उसको कम पैसे दिए होंगे। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी मीन्स बुक वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है, जो पैसे हमने उसे पे किए हैं इस वैल्यू के अगेंस्ट में। ठीक है, अब पैसे किस हिसाब से पे होते हैं, या तो आपने कैश पे किया होगा या फिर आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए होंगे। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकालते हो आप लेते हो टारगेट कंपनी के शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई करते हो विद द एक्सचेंज रेशियो, और ये हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, ये हमारे पास निकल के आता है नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड टू द टारगेट कंपनी, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द फेस वैल्यू ऑफ द एक्वायरर कंपनी के शेयर। ठीक है, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा कि टोटल कितनी वैल्यू के शेयर्स हमने इशू किए हैं टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, बुक वैल्यू आपको समझ में आ गई किस तरीके से निकलेगी पोस्ट मर्जर। ठीक है, अब यही आपको अगर निकालना हो कि बुक वैल्यू पोस्ट मर्जर बट पर शेयर बेसिस पे, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स से डिवाइड कर दोगे। कौन से नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे, एक्वायरर कंपनी के, टारगेट कंपनी के, या मर्ज्ड एंटिटी के, मर्ज एंटिटी के, क्योंकि पोस्ट मर्जर ना तो सिर्फ एक्वायरर कंपनी एग्जिस्ट करती है, ना तो टारगेट कंपनी एग्जिस्ट करती है, क्या एग्जिस्ट करता है, मर्ज्ड एंटिटी एग्जिस्ट करती है, जिसमें कि नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इंक्रीज्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर पर शेयर निकालनी है पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना है। दैट नंबर ऑफ शेयर्स शुड बी न्यू वन। ठीक है, आफ्टर द इशू ऑफ द शेयर्स टू द टारगेट कंपनी बाय द एक्वायरर कंपनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस डिस्कस करने से पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे निकालनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी, तो आप किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, मुझे ये बताइए। क्या करते हो, मार्केट कैप अगर आप मार्केट में करते हो ट्रेडिंग वगैरह या शेयर्स वगैरह परचेज करते हो, तो आपने देखा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखा होता है। ठीक है, कंपनी के शेयर्स का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर लेते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मार्केट कैप पता चल जाती है कितनी है। ठीक है, क्या करते हैं, मार्केट प्राइस जो चल रहा होता है शेयर का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, राइट। क्या पता चल जाता है कि कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑफ दैट कंपनी, राइट। या फिर क्या हो सकता है, पीई रेशियो आपने सुना होगा। ठीक है, व्हाट इज पीई रेशियो, प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो। ठीक है, यही होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। अब मुझे पीई रेशियो अगर गिवन हो और मुझे उससे मार्केट प्राइस निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी। देखो, पीई रेशियो मुझे दिया हुआ है मान लीजिए 10, मुझे अर्निंग्स भी दी हुई हैं 100। ठीक है, मुझे प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूँगी,
प्राइस को एज इट इज़ लिखूंगी, अर्निंग्स की जगह अर्निंग्स लिखूंगी, पीई रेशियो की जगह पीई रेशियो लिखूंगी। सिंपली प्राइस कैसे आ जाएगा, प्राइस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100, 1000 रुपीज़ का मार्केट प्राइस आ गया। यही होता है। यानी आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टोटल अर्निंग्स आपको गिवन है, आपको पीई रेशियो पता है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा के मार्केट प्राइस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, टोटल जो मार्केट प्राइस है ऑफ ऑल दी शेयर्स पता चल सकता है। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी है, पीई रेशियो से प्राइस निकालना सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सीखा हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोगों को, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ थी, पता ही होगी, स्टिल मैंने एक बार डिस्कस कर लिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि टोटल मार्केट में क्या वैल्यू है ऑफ दी शेयर्स इशूड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर लेनी है, नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आपको पीई रेशियो गिवन है और अर्निंग्स पता है आपको टोटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो आप प्राइस भी निकाल सकते हो। कौन सा प्राइस निकलेगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, आपने अर्निंग्स टोटल ली हैं, पर शेयर नहीं ली, तो मार्केट प्राइस भी कौन सा आएगा, टोटल, मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमें क्या पता करना था कि पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, अब पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस मीन्स व्हाट, अब मार्केट प्राइस निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालना है तो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं कंसिडर करूं, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला कंसिडर करूं, मार्केट प्राइस पर शेयर अगर मुझे लेना हो और उसे मल्टीप्लाई करना हो विद द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो भी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालना है तो मुझे एमपीएस कौन सा लेना पड़ेगा, आफ्टर द मर्जर। ठीक है, यानी कि कंपनी का जो भी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हो जाएगा शेयर का, वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग दी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, राइट। क्योंकि क्या होगा, पोस्ट मर्जर पूछा है तो मर्ज एंटिटी ही एग्जिस्ट करती होगी, और आफ्टर द मर्जर जो भी प्राइस हो गया होगा शेयर का, मर्ज एंटिटी का जो शेयर है उसका जो भी प्राइस हो गया होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कि कौन सा लेना है, पोस्ट मर्जर लेना है। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी कौन से होंगे, आफ्टर द मर्जर, यानी कि जो न्यू शेयर्स भी इशू कर दिए होंगे वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यानी ये भी पोस्ट मर्जर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मुझे पीई रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना हो, ये तो पहले फॉर्मूला की बात हो गई, मैंने मार्केट प्राइस मुझे पता है, दो फॉर्मूला से निकल सकता है, एक फॉर्मूला और हो गया पीई रेशियो वाला। ठीक है, क्या फॉर्मूला था वो, प्राइस बाय अर्निंग्स इज इक्वल्स टू जो भी पीई रेशियो आपको गिवन होगा। ठीक है, जिसमें कि आप पीई रेशियो की वैल्यू डालेंगे, अर्निंग्स की वैल्यू डालेंगे, आपके पास प्राइस निकल के आ जाएगा। दिस मीन्स फॉर्मूला क्या हुआ, प्राइस इज इक्वल्स टू पीई रेशियो इनटू अर्निंग्स। ठीक है, अब पीई रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा, हमें मार्केट प्राइस निकालना है आफ्टर मर्जर, तो पीई रेशियो भी कौन सा होगा, आफ्टर द मर्जर या पोस्ट मर्जर जो भी बोल लो। ठीक है, और अर्निंग्स भी कौन सी होंगी, पोस्ट मर्जर। ठीक है, और पोस्ट मर्जर अर्निंग्स कैसे निकालते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या करते थे, अर्निंग्स ऑफ द एक्वायरर, अर्निंग्स ऑफ द टारगेट प्लस द सिनर्जी का बेनिफिट। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको निकालना है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, क्या करना है, सिंपली मार्केट प्राइस निकालो टोटल डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कौन से होंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे एक्वायरर कंपनी में, प्लस जो एक्वायरर कंपनी ने इशू किए होंगे टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी एज पर दी एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, आपने एक्सचेंज रेशियो निकालना सीख लिया, राइट। आपको पता चल गया कि एक्सचेंज रेशियो 3 बेस पे निकल सकता है, और एक फोर्थ बेस भी उन्होंने अपने आप बता दिया था कि वेटेज के बेसिस पे भी आप एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। यानी आपने एक्सचेंज रेशियो निकालनी सीख ली।
देन आपको अगर कैलकुलेट करना था कि पोस्ट मर्जर अर्निंग्स क्या हो गई हैं, पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू क्या हो गई है, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, ये सारी चीज़ आपको समझ में अब आ गई होंगी, करेक्ट। अब पॉइंट क्या है कि आपको अगर निकालना हो कि कितना बेनिफिट हुआ टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ ईच कंपनी, ठीक है, यानी कि देखो पॉइंट क्या है, अगर एक्वायरर कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, और एक टारगेट कंपनी है, दोनों मर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो दोनों के अपने अपने शेयर होल्डर्स होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो देखेंगे कि मर्ज होने पे कितना बेनिफिट हमें होगा, ठीक है, तभी मर्ज होंगे, ठीक है, तभी तो वो सपोर्ट करेंगे ना मर्जर को। जब उन्हें बेनिफिट हो ही नहीं रहा होगा तो वो मर्जर के सपोर्ट में होंगे ही नहीं। इतना तो हमें समझ में आता है कि अगर उन्हें बेनिफिट हो रहा होगा तो ही वो लोग इस मर्जर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक भी जितनी चीज़ें हमने देखी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में वो चीज़ हो, ठीक है। ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये कैलकुलेशन सिर्फ इस पर्पज़ से है कि मर्जर का डिसीजन बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। पोस्ट मर्जर जो चीज़ें होने वाली होंगी वो आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, ठीक है, जो उनकी अजम्पशंस होंगी, ठीक है। अजम्पशन किस चीज़ को लेके, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट मर्जर अर्निंग्स बताओ, ठीक, तो आपको जो डेटा गिवन होगा उसमें आपको क्या दिया होगा कि सिनर्जी एक्सपेक्टेड कितनी है इफ़ दिस मर्जर टेक्स प्लेस, ठीक है, वो डेटा गिवन होगा। मीन्स ये जो सारी कैलकुलेशन अब तक आपने सीखी है ना, ये एक्चुअल बेसिस वाली कैलकुलेशन नहीं है। ये एक्चुअली में आफ्टर मर्जर आपसे चीज़ें नहीं पूछी जा रही कि मर्जर तो हो चुका, अब बताओ ईपीएस क्या है, एमपीएस क्या है, कितना बेनिफिट हुआ, ये नहीं पूछा, ठीक है। वो आपसे मर्जर करते टाइम, ठीक है, वो डिसीजन लेते टाइम आपको चीज़ें बता रहे हैं कि पीई रेशियो शायद ये हो जाएगा, सिनर्जी का बेनिफिट शायद इतना होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस शायद शेयर का इतना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी होंगी, मीन्स आपको एक्सपेक्टेशंस दी होंगी, अजम्पशंस दी होंगी, और उसके बेस पे आपको बताना होगा उन लोगों को, कंपनी को, कि भाई ये तुम्हारा पोस्ट मर्जर ईपीएस होगा, ये तुम्हारा पोस्ट मर्जर एमपीएस होगा, दिस विल बी योर पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन दी शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायरर कंपनी एज वेल एज द टारगेट कंपनी, ठीक है, कि कितना बेनिफिट उन्हें हो रहा है, ठीक है। अब बेनिफिट निकालना है, मान लो क्या हुआ, आपसे पूछा गया कि ईपीएस के बेस पे बेनिफिट बता दो, एक्वायरर कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ, यानी एक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट हुआ, और टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट हुआ। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप क्या बोलोगे कि पहले ये ईपीएस था, अब ये हो गया, ठीक है, जो डिफरेंस है दैट इज़ बेनिफिट और लॉस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि ईपीएस पोस्ट मर्जर जो है वो बेनिफिट ही दे रहा हो, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, राइट। पॉइंट क्या है, आप क्या किस चीज़ का कंपैरिजन करोगे, जो भी आपका ईपीएस था ऑलरेडी ऑफ द एक्वायरर कंपनी एंड द टारगेट कंपनी, वो अपना प्री मर्जर ईपीएस देखेंगे, उसे कंपेयर करेंगे विद द पोस्ट मर्जर और फिर बताएंगे ये हमारा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, इसी तरीके से तो बेनिफिट बताते हैं ना। देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि प्री मर्जर ईपीएस क्या था, ठीक है। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा कि या तो आपको अर्निंग्स गिवन होंगे और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होंगे, आपको ईपीएस खुद निकालना पड़ेगा, या फिर आपको डायरेक्टली ईपीएस दिया होगा, आप वो ईपीएस यहाँ पे लिख सकते हो, ये तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ही होगी, ठीक है। बात आती है पोस्ट मर्जर ईपीएस की, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना हम अभी सीख के आए हुए हैं, ठीक है। बट मैंने आपको क्या कहा था, वो पोस्ट मर्जर जो ईपीएस है वो होता है ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी, ठीक है, यानी कि ये एक्वायरर कंपनी का है, टारगेट कंपनी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं होगी पोस्ट मर्जर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख दूँ कि पोस्ट मर्जर कोई ईपीएस ही नहीं है टारगेट कंपनी का, नील थोड़ी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे टारगेट कंपनी ही तो एग्जिस्ट नहीं करती, शेयर होल्डर्स अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा ये आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंस, देखो मान
मान लीजिए एक्वायरर कंपनी की EPS थी प्री मर्जर 10, टारगेट कंपनी की थी 5, करेक्ट है। पोस्ट मर्जर EPS जो हो गई एक्वायरर कंपनी की वो हो गई 12, और जो टारगेट कंपनी है, आप कह रहे हो कि टारगेट कंपनी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि पोस्ट मर्जर EPS अगर आपको निकालना हो तो वो एक्वायरर कंपनी के लिए निकलेगा, मर्ज एंटिटी के लिए निकलेगा, टारगेट कंपनी के लिए नहीं निकलेगा, करेक्ट। तो मैं बोलती हूँ नील है, ठीक है। अब बेनिफिट बताना, 12 माइनस 10 कितना हुआ, 2 का बेनिफिट हो गया। दिस इज़ व्हाट 0 माइनस 5 मीन्स लॉस ऑफ 5। क्या ऐसा है एक्चुअली में? सोचो अच्छे से। आपको बताना है कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो क्या उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, उनका EPS 0 हो गया? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि उनको अपने शेयर के बदले, यानी टारगेट कंपनी के शेयर के बदले एक्वायरर कंपनी का शेयर मिल गया, ठीक है। और एक्वायरर कंपनी का कुछ तो EPS है ही ना पोस्ट मर्जर, ठीक है। दोबारा बोलती हूँ, शेयर होल्डर्स जो हैं टारगेट कंपनी के, ठीक है, मान लीजिए टारगेट कंपनी का एक शेयर होल्डर है, ठीक है। टारगेट कंपनी की EPS थी 5, ठीक है। अब एक्वायरर कंपनी है, ठीक है। एक्वायरर कंपनी उसे, उस जो शेयर होल्डर है उसे अपना शेयर इशू कर रही है, करेक्ट। मान लीजिए इसके पास यहाँ पे 2 शेयर्स थे, ये एक्वायरर कंपनी से अपना 1 शेयर दे रही है, ठीक है। अब पोस्ट मर्जर क्या हुआ, मान लीजिए प्री मर्जर थी EPS 10, बट पोस्ट मर्जर EPS हो गई 12, ठीक है। पोस्ट मर्जर EPS इज 12। अब हुआ क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो शेयर होल्डर है जिसे कि एक्वायरर कंपनी का 1 शेयर मिल गया, क्या उसकी EPS आफ्टर दी मर्जर 0 हो गई है? नहीं, ये रही इसकी EPS, है ना इसकी EPS। बट पॉइंट क्या है कि ये आफ्टर दी मर्जर नहीं पूछ रहा आपसे कि मेरा क्या EPS होगा, ठीक है। आफ्टर दी मर्जर तो इसके पास शेयर भी एक ही होगा, और वो शेयर होगा किसका, एक्वायरर कंपनी का, और उस शेयर का EPS क्या चल रहा होगा, 12। ये आपसे मर्जर से पहले पूछ रहा है कि मर्जर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर, यही पूछ रहा है ना। अब मुझे बताओ, इसके पास टारगेट कंपनी के 2 शेयर्स थे, ठीक है, जिनका की EPS था 5, यानी कि टोटल अर्निंग्स इसकी कितनी हो रही थी, 10, ठीक है। 2:5 इज 10, राइट। पोस्ट मर्जर इसे 1 शेयर मिला, पोस्ट मर्जर इसे 1 शेयर मिला जिसका कि EPS है 12, ठीक है। अब बताना डिफरेंस, इसे क्या हो रहा है, 2 का बेनिफिट हो रहा है, ना 2 का बेनिफिट, बट आप क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि 5 का लॉस हो रहा है, ये तो सही नहीं था, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, आप बोल रहे हो कि टारगेट कंपनी जो है उसका जो शेयर होल्डर है उस पर क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, टारगेट कंपनी का जो EPS था वो था 5, राइट। एक्वायरर कंपनी का पहले EPS 10 था, बट पोस्ट मर्जर EPS इज 12, करेक्ट। अब हम क्या बोलेंगे कि 12 तो पूरा इसका है नहीं, 12 तो नहीं है, पोस्ट मर्जर EPS में टारगेट कंपनी के लिए 12 तो नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि मैं जो शेयर इशू कर रही हूँ ऑफ द एक्वायरर कंपनी हैविंग द EPS 12, वो मैं पूरा का पूरा 1 शेयर नहीं दे रही टारगेट कंपनी के 1 शेयर के बदले, ठीक है। मैं टारगेट कंपनी के 2 शेयर के बदले 1 शेयर दे रही हूँ, मीन्स आई एम गिविंग हाफ शेयर फॉर द 1 शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी, ठीक है। यानी कि आई एम गिविंग दी हाफ EPS वाला शेयर टू दी 1 शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी, यानी कि प्री मर्जर वाले जो EPS है मुझे उससे कंपेयर करना है कि पोस्ट मर्जर EPS क्या हो गया, ठीक है। अब ये जो EPS है 5 का, दिस इज़ फॉर 1 शेयर, ठीक है। अब ये जो 12 EPS है पोस्ट मर्जर, ठीक है, ये कितने शेयर्स के लिए है, 0.5 शेयर्स के लिए है, ठीक है। यानी कि मुझे से 0.5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 6, टोटल डिफरेंस कितना हो गया 1, ठीक है। क्योंकि ये कितने शेयर्स के लिए था, 2 शेयर्स के लिए 2 रुपये का डिफरेंस था, ठीक है। 1 शेयर के लिए
1 रुपये का डिफरेंस हो गया। ठीक है, आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आप 2 रुपीज़ का डिफरेंस निकाल रहे हो, दिस इज़ फॉर 2 शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी, क्योंकि आप ऑलरेडी EPS डबल कर दिया और यहाँ पे जो EPS है वो ऑलरेडी कितने शेयर्स के लिए है, टारगेट कंपनी के 2 शेयर्स के बराबर वाले शेयर के लिए है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई हो, थोड़ा इन डेप्थ हो गया बट ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़ भी समझना। पॉइंट क्या है एक बार क्लियरली सिंपली बता देती हूँ। जब आप टारगेट कंपनी, ठीक है, आप टारगेट कंपनी पे देख रहे हो कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, प्री मर्जर EPS कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो प्री मर्जर EPS है दिस इज़ फॉर 1 शेयर। ठीक है, बट जो पोस्ट मर्जर EPS है जो मिल रहा है टू दी शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है, वो 12 नहीं है। ठीक है, दिस इज़ फॉर 1 शेयर। ठीक है, बट ये जो पोस्ट मर्जर EPS है ना, ये आपको मिल 1 शेयर के लिए कितना रहा है, 12, बट आपको तो 1 शेयर के बदले 1 शेयर मिला ही नहीं। तो एक्चुअली में टारगेट कंपनी के 1 शेयर के लिए उसे हाफ शेयर इशू हुआ है ऑफ द एक्वायरर कंपनी। ठीक है, दिस मीन्स 1 के लिए अगर 12 है EPS तो 0.5 शेयर के लिए कितना हो गया EPS, 6। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यानी आपको सिंपली क्या करना है, एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करना है पोस्ट मर्जर EPS को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसमें नहीं है, सिंपल सी बात है। जब आपको 1 शेयर के बदले में 1 शेयर नहीं मिल रहा, कम शेयर मिल रहे हैं, तो आपको जो इम्पैक्ट भी देखना है वो भी कम शेयर वाला देखना है। ठीक है, यानी देखो, आपको 1 शेयर के बदले 0.5 शेयर मिल रहा है। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि प्री मर्जर जो ये 1 शेयर था इसके लिए EPS कितना था, 5, और पोस्ट मर्जर यही जो 1 शेयर है ये इसके बदले 0.5 शेयर्स मिले हैं ऑफ द एक्वायरर कंपनी। ठीक है, इसी 1 शेयर के बदले मुझे 0.5 शेयर्स मिले हैं ऑफ द एक्वायरर कंपनी, और उस एक्वायरर कंपनी का पोस्ट मर्जर EPS है 12। वो 12 कितने शेयर्स के लिए, 1 शेयर के लिए है। ठीक है, लेकिन मुझे तो 1 शेयर के बदले 0.5 ही शेयर मिला है, तो इम्पैक्ट भी 0.5 शेयर्स का लेना पड़ेगा, मीन्स 0.5 इंटू 12 करना पड़ेगा, यानी कि 6 का पोस्ट मर्जर EPS है। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 1, यानी देयर इज़ अ बेनिफिट ऑफ 1 रुपी पर शेयर इन टर्म्स ऑफ EPS। ठीक है, यहीं पे अगर आपको निकालना हो कि आपको एक्चुअली में टोटल बेनिफिट कितना हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा से यहाँ पे भी लिख देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, पोस्ट मर्जर प्री मर्जर जो EPS था वो तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसका 10 था, 10 and 5। ठीक है, लेकिन पोस्ट मर्जर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स एक्वायरर कंपनी का जो 1 शेयर था वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी EPS बढ़ के 12 हो जाएगी, लेकिन टारगेट कंपनी जो है उसे 2 शेयर के बदले में 1 शेयर मिला है। ठीक है, यानी कि 1 शेयर के बदले में 0.5 शेयर मिला है। ठीक है, यहाँ पे इसने अपने 1 शेयर के बारे में बात की, तो यहाँ पे इसका 1 शेयर किसके बराबर है, पोस्ट मर्जर इसका 1 शेयर 0.5 शेयर्स के बराबर है। राइट, अब पोस्ट मर्जर EPS कितनी हो गई है, 12, यानी कि इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम्स आउट टू 6। यानी यहाँ पे 2 रुपीज़ का बेनिफिट है और यहाँ पे 1 रुपीज़ का बेनिफिट है टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। राइट, यहीं पे अगर आपको टोटल बेनिफिट निकालना हो या टोटल इम्पैक्ट लिखा हो कि आप बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन से नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो इम्पैक्ट पूछा जा रहा है आपसे, ये इम्पैक्ट पूछा गया है कि मर्जर हो जाए अगर, तो कितना बेनिफिट होगा टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायरर कंपनी एंड दी टारगेट कंपनी। ठीक है, यानी हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी कौन से लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ठीक है, कि टारगेट कंपनी के जितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है, यानी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल बेनिफिट पता चल जाएगा कितना हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी जो हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें 2 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 रुपीज़ का बेनिफिट है, 50,000 शेयर होल्डर्स को हुआ है, 1 लाख रुपीज़ का टोटल बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई हो कि इम्पैक्ट निकालना है तो हमें
टारगेट कंपनी का जो भी हम पोस्ट मर्जर ईपीएस ले रहे हैं उसे हमें एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली आपसे ईपीएस की जगह एमपीएस के बेस पे भी बेनिफिट पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अर्निंग पर शेयर से मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब होता है कि हमारा मार्केट प्राइस पोस्ट मर्जर कितना हो जाएगा और क्या इम्पैक्ट आएगा पोस्ट मर्जर ऑन आर एमपीएस, ठीक है, मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो सेम ही चीज़ हमें करनी होती है। क्या करना होता है, देखो, एक है एक्वायरर कंपनी, एक है टारगेट कंपनी, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें लेना होता है मार्केट प्राइस पर शेयर पोस्ट मर्जर एंड प्री मर्जर। अब प्री मर्जर वाला तो हमें ऑलरेडी गिवन होगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है 150, ठीक है, प्री मर्जर जो मार्केट प्राइस था, करेक्ट। पोस्ट मर्जर क्या हुआ, मार्केट प्राइस इंक्रीज होके हो गया है 150 का, ठीक है। अब टारगेट कंपनी के लिए आप किस तरीके से निकालोगे, अगर 1:1 का रेशियो है, ठीक है, तो टारगेट कंपनी को एक्वायरर कंपनी का एक शेयर ही मिलेगा, ठीक है, और उस एक शेयर की वैल्यू कितनी है 150, तो आप यहाँ पे 150 लिख सकते हो। बट एक्चुअली में क्या है, 1 शेयर के बदले 1 शेयर नहीं मिल रहा है, शेयर कितना मिल रहा है 0.5 मिल रहा है फॉर 1 शेयर, ठीक है, यानी टारगेट कंपनी का एक शेयर इज इक्वल टू दी 0.5 शेयर्स ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, MPS पोस्ट मर्जर इज़ 150 इज़ फॉर 1 शेयर, बट टारगेट कंपनी का एक शेयर जो प्री मर्जर एक शेयर है वो किसके बराबर है 0.5 शेयर पोस्ट मर्जर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो 1 शेयर की वैल्यू है, कंपेयर करना है इस 50 से जिसकी की वैल्यू पोस्ट मर्जर कितनी हो जाएगी 0.5 शेयर, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 150 है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 0.5, यानी कि एक्वायरर कंपनी को बेनिफिट हो रहा है 50 का और टारगेट कंपनी को बेनिफिट हो रहा है 25 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। इसी को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल बेनिफिट निकल के आ जाएगा टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायरर कंपनी एज वेल एज दी टारगेट कंपनी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई हो कि 0.5 से मल्टीप्लाई क्यों करना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ईपीएस के केस में भी यही है, एमपीएस के केस में भी सेम ही चीज़ है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई क्यों करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है बहुत बार, पूछा जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, समझना, आराम से सुनना। जब टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर पे इम्पैक्ट पूछा है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए पे इम्पैक्ट पूछा है, मर्जर का क्या इम्पैक्ट आ जाएगा ऑन मिस्टर ए, ठीक है। ये शेयर होल्डर किसके हैं, टारगेट कंपनी के। अब टारगेट कंपनी का प्री मर्जर ईपीएस कितना था, पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना था, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि मिस्टर ए के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया, ठीक है। मान लीजिए पोस्ट मर्जर जो ईपीएस हो जाता है ऑफ दी मर्ज एंटिटी वो हो जाता है ₹10, ठीक है, और प्री मर्जर जो ऑलरेडी ईपीएस था ऑफ द टारगेट कंपनी वो था ₹3, ठीक है। दिस इज द प्री मर्जर ईपीएस एंड दिस इज द पोस्ट मर्जर ईपीएस, ठीक है। अब मिस्टर ए के पास टोटल 2 शेयर्स थे, ठीक है ना, कितने शेयर्स थे, 2 शेयर्स थे। अब जो एक्सचेंज रेशियो थी वो थी 1:2 की, ठीक है, यानी 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा, ऐसा इन्हें बोला गया था मर्जर के केस में, ठीक है। यानी कि क्या हुआ होगा, अब जो मिस्टर ए हैं उनके पास मर्ज एंटिटी के कितने शेयर होंगे 1, ठीक है, मर्ज एंटिटी का 1 शेयर होगा, राइट। देखो जी, प्री मर्जर ईपीएस कितना था 3 रुपीज़ का, प्री मर्जर ईपीएस था 3 रुपीज़ का, पोस्ट मर्जर ईपीएस हो गया है 10, यानी कि मिस्टर ए आपको आगे कहते हैं कि प्री मर्जर जो मेरा ईपीएस था ना वो 3 रुपीज़ का था, लेकिन पोस्ट मर्जर जो ईपीएस हो गया ना वो हो गया 10 का, ठीक है, यानी मुझे हो गया 7 रुपये का फ़ायदा, ठीक है। तो क्या ये सही है, आंसर इज़ नो। क्यों, क्योंकि ये जो 3 इन्होंने बोला ना कि 3 का बेनिफिट था, ये 10 का बेनिफिट था, ये इन्होंने किस बेस पे बोला, एक शेयर के बेस पे बोला, ठीक है, किस बेस पे बोला, एक शेयर के बेस पे बोला। अगर इनके पास पोस्ट मर्जर 1 शेयर है, अगर इनके पास प्री मर्जर 1 शेयर है तो ये बेनिफिट इन्हें हो रहा था, ठीक है, ये अर्निंग्स इन्हें हो रही थी,
ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि 7 रुपीज़ का बेनिफिट कैसे हुआ? जब आपके पास प्री मर्जर 2 शेयर्स थे, ठीक है, प्री मर्जर कितने शेयर्स थे? 2 शेयर्स थे, और पोस्ट मर्जर कितने शेयर्स हो गए? 1, ठीक है। प्री मर्जर कितने शेयर्स थे? 2 शेयर्स थे। पोस्ट मर्जर आपके पास 1 शेयर हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास 2 शेयर्स थे और पर शेयर ईपीएस था 3 का, मीन्स आपकी जो टोटल अर्निंग्स अगर देखी जाएँ तो वो 6 रुपीज़ की थी, ठीक है, 3:2 थी ना, 6 रुपीज़ की अर्निंग्स थी। और अब आपकी अर्निंग कितनी है? 10 रुपीज़ ओनली, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 शेयर है। अब आप डिफरेंस देखोगे तो 7 रुपीज़ का डिफरेंस नहीं है, 4 रुपीज़ का डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका बेनिफिट है, राइट। लेकिन आपको इम्पैक्ट कैसे बताना है? पर शेयर इम्पैक्ट बताना है, यानी इंटू 2 तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इस 10 का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5। ये इंटू 2 तो नहीं कर सकते, डिफरेंस कितना आया? 2। ये जो 4 आ रहा था, ये 2 शेयर्स के बारे में बात हो रही थी कि 2 शेयर्स के लिए कितना बेनिफिट हो रहा है, हमें निकालना है पर शेयर बेनिफिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्री मर्जर भी 1 शेयर लेना पड़ेगा और इक्विवेलेंट शेयर लेना पड़ेगा पोस्ट मर्जर, ठीक है। इक्विवेलेंट क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें इम्पैक्ट बताना है। देखो, हमें मर्जर से पहले मिस्टर ए को बताना है कि मर्जर अगर हो जाता है तो आपके शेयर पे कितना इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे? आपके पास 2 शेयर हैं, अर्निंग होती है आपको 3 रुपीज़ पर शेयर की, ठीक है। तो जी 6 रुपीज़ का हमारा पर शेयर अर्निंग हो गई, ठीक है, यही बोलोगे। 6 रुपीज़ आपकी टोटल अर्निंग्स हो गई, राइट। 3 × 2 = 6। लेकिन पोस्ट मर्जर आपके पास 1 ही शेयर रहेगा और उस 1 शेयर का जो अर्निंग है, टोटल अर्निंग, इट इज़ 10 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल बेनिफिट कितना हुआ? 4 रुपीज़ का। बट आपके पास अभी कितने शेयर हैं? 2। तो पर शेयर कितना बेनिफिट हुआ? 4 / 2, 2 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, राइट। लेकिन मुझे पर शेयर अगर बेनिफिट निकालना हो तो मैं क्या करूँगी? या तो मैं इस 4 को डिवाइड कर दूँगी बाय 2 और बोलूँगी 2 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँगी? प्री मर्जर मेरे पास 1 शेयर पे कितनी मुझे अर्निंग हो रही थी? 3 रुपीज़ की, ठीक है। प्री मर्जर मुझे अर्निंग हो रही थी 3 रुपीज़ की। मैं पोस्ट मर्जर भी सिर्फ उस 1 शेयर के रिगार्ड में मुझे कितनी अर्निंग होगी पोस्ट मर्जर, वो कंसिडर कर लूँगी, ठीक है। इस 1 शेयर के रिगार्ड में मुझे 0.5 ही शेयर मिला है और पोस्ट मर्जर जो अर्निंग्स है वो 1 शेयर की 10 रुपीज़ है, यानी कि 0.5 शेयर्स की 5 रुपीज़ होगी। तो 1 शेयर पे मुझे 2 रुपये का बेनिफिट होगा। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी होगी कि आपको पर शेयर, ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपको पर शेयर ही कंसिडर करना है। और पर शेयर निकालने के लिए आप इसे 3 × 2 = 6, ये 4 निकाला है, फिर 4 को डिवाइड किया 2 से, ये नहीं करोगे। आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है? आपको 1 ही शेयर लेना है प्री मर्जर और उस 1 शेयर का इक्विवेलेंट शेयर लेना है पोस्ट मर्जर, ठीक है, जितना भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2:1 का रेशियो है, ठीक है, यानी 2 शेयर मिलेंगे 1 शेयर के बदले। तो अब आपको क्या करना है? प्री मर्जर आपकी अर्निंग्स थी 3 रुपीज़ की, ठीक है। पोस्ट मर्जर इस 1 शेयर के बदले आपको मिल गए हैं 2 शेयर्स, ठीक है। 1 शेयर की अर्निंग है मान लीजिए 6 रुपीज़ की, ठीक है। तो आप निकालोगे 6 × 2, इस 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिले थे, ठीक है। इन 2 में से 1 शेयर की वैल्यू है 6, एक जो शेयर है उसका ईपीएस है 6, तो 2 शेयर का ईपीएस कितना हो गया? 12, राइट। अब कंपेयर कर लो, ये भी 1 शेयर है और ये जो 2 शेयर हैं ये एक्चुअली में पोस्ट मर्जर इक्विवेलेंट शेयर है टू दिस प्री मर्जर वाला शेयर, ठीक है। 12 - 3 कर लो, ये पर शेयर का बेनिफिट आपका निकल के आ जाएगा ऑफ 9 रुपीज़, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात थी समझ में आ गई होगी कि आपको इक्विवेलेंट शेयर्स निकालने पड़ेंगे जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को मिले होंगे और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको सिंपली एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पोस्ट मर्जर ईपीएस को फॉर कैलकुलेटिंग दी पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ द टारगेट कंपनी का शेयर होल्डर, ठीक है। चाहे आपको अर्निंग निकालनी है या मार्केट प्राइस निकालना है, आपको सिंपली एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया, कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो प्लीज़ आप पूछ लेना,
ठीक है ना। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया है ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, ठीक है, कि एक्चुअली में मर्जर की क्या कॉस्ट है, ठीक है। अब कॉस्ट किसके लिए होगी, सबसे पहला सवाल, कॉस्ट किसके लिए होगी, जो बंदा परचेज़ कर रहा होगा, एक्वायर कर रहा होगा, यानी ये कॉस्ट निकालनी है एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली में क्या कॉस्ट पड़ रही है टू दी एक्वायरर कंपनी, अगर हमें ये निकालना है, दिस मीन्स हमें क्या करना है, ये जो एक्वायरर कंपनी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर रही है, टारगेट कंपनी वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें, ठीक है। अब कॉस्ट क्या होगी इनके लिए, जो टारगेट वाले जो बंदे हैं ना, टारगेट वाले जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें जो बेनिफिट हो रहा होगा ना, वही क्या है, एक्वायरर कंपनी के लिए कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि बेनिफिट टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी इज़ दी कॉस्ट फॉर दी एक्वायरर कंपनी, राइट। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली में आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मान लीजिए 10 रुपये का कोई पेन था, ठीक है, आपने 12 रुपीज़ का पेन वो ख़रीद लिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ स्पेशल पेन था, आपने वो उसको 12 रुपये दिए और ख़रीद लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको एक्चुअली कॉस्ट क्या पड़ी, व्हाट इज़ द ट्रू कॉस्ट ऑफ दैट पेन, आपको कितनी पड़ी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 10 रुपये का तो मुझे पेन ही रिसीव हो गया, ठीक है, 10 रुपये का तो मुझे पेन ही मिल गया, बट एक्चुअली में क्या हुआ कि जिस पर्सन से, मान लीजिए मिस्टर ए से आपने पेन ख़रीदा था, वो पर्सन को एक्चुअली में बेनिफिट हो गया 2 रुपीज़ का, ठीक है। 2 रुपीज़ का बेनिफिट कैसे हो गया, पेन एक्चुअली में था 10 का, आपने उसे 12 रुपये दे दिए, तो 2 रुपये का उसको बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो वही क्या हुई, हमारे लिए कॉस्ट हो गई, राइट। जो बेनिफिट हो गया मिस्टर ए को, वही आपके लिए क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ दी पेन, दी ट्रू कॉस्ट ऑफ दी पेन, क्योंकि कॉस्ट तो वैसे तो आपने उसको 12 रुपये पे किए हैं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आप देखो तो पेन की कॉस्ट तो 12 रुपये है, बट ट्रू कॉस्ट ऑफ द पेन इज़ कि आपको पेन भी रिसीव हुआ है 10 रुपये की वैल्यू वाला, और ओवर एंड अबव दैट आपने 2 रुपये पे कर दिए, विच इज़ द बेनिफिट टू द अदर पर्सन, दिस मीन्स दैट इज़ द कॉस्ट टू यू, ठीक है, द ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर। यानी आपसे अगर ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो भी बेनिफिट हो रहा होगा टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, दैट विल बी दी कॉस्ट फॉर दी एक्वायरर कंपनी, द ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर, ठीक है। एक चीज़ आपसे और पूछी जा सकती है, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन मीन्स, आप देखो, आपको लग रहा होगा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर एंड वैल्यू ऑफ एक्विजिशन इज़ द सेम थिंग, ठीक है, कि एक्वायर करने की क्या वैल्यू लगी या ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर इज़ द सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर मीन्स आपसे कॉस्ट पूछी गई है, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन मीन्स कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट फिर वही है, वैल्यू एडिशन निकालना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्विजिशन की क्या वैल्यू है, मीन्स पोस्ट मर्जर एक्विजिशन की क्या वैल्यू है, वही पूछ रहा होगा। पोस्ट मर्जर कौन सी कंपनी एग्जिस्ट करती है, एक्वायरर कंपनी, मीन्स पूछ रहा होगा कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है टू दी वैल्यू ऑफ एक्वायरर कंपनी, ठीक है। यानी कि पहले जो वैल्यू थी ऑफ द एक्वायरर कंपनी और अभी पोस्ट मर्जर जो वैल्यू हो गई है ऑफ द एक्वायरर कंपनी, दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली द वैल्यू एडिशन ड्यू टू दी एक्विजिशन, ड्यू टू दी मर्जर, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, राइट, विच मीन्स द वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू ऑफ एक्विजिशन बताना है, एक्वायर कर कौन रहा है एक्चुअली में, एक्वायरर कंपनी, तो वैल्यू भी जो एडिशन होनी होगी वो किसकी कंपनी में होगी, एक्वायरर कंपनी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले प्री मर्जर जो वैल्यू थी किसकी, एक्वायरर कंपनी की, और अब पोस्ट मर्जर कितनी हो गई है एक्वायरर कंपनी की वैल्यू, आपस में दोनों को कंपेयर करेंगे और बोलेंगे ठीक है पोस्ट मर्जर वैल्यू बढ़ गई है, दिस मीन्स दिस इज़ द वैल्यू एडिशन ड्यू टू द एक्विजिशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ में आया हो। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर इज़ एक्चुअली द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू एडिशन
इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ में क्लैरिटी रखना कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। लास्टली मैंने आप लोगों को कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया था। ठीक है, अब वही थोड़े से कुछ पॉइंट बचे हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ऐसा हो सकता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हों, डेट जो है वो कम पे सेटल हो रहा हो, क्रेडिटर्स कम पे सेटल हो रहे हों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन के केस में आपको चीज़ें गिवन होंगी, राइट। आपको दिया होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कम हो गया, डिबेंचर होल्डर्स कम पे सेटल करने के लिए तैयार हो गए, क्रेडिटर्स कम पे सेटल करने के लिए तैयार हो गए, ये सारी चीज़ें आपको दी होंगी। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, उसमें से आप देखोगे कितना आपको लॉस हो रहा है ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। ये चीज़ आप ऑलरेडी इंटर में भी पढ़ के आए हुए हो, एज सच कुछ बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं बताना पड़ेगा, एडवांस अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट स्टिल आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि आपका बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको नेट बेनिफिट निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये तो आपका हो गया बेनिफिट ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में, फिर भी बता देती हूँ। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है, जैसे पीएनएल में मान लीजिए आपका कोई लॉस है। ठीक है, पीएनएल में आपका लॉस है, यानी कि डेबिट बैलेंस है। तो क्या होता है, जब आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, आप उस बेनिफिट के चलते ये जो लॉस है ना, जिसका डेबिट बैलेंस है, इसे राइट ऑफ करते हो। कोई फिक्टिशियस एसेट है उसे राइट ऑफ करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एसेट की वैल्यू गिर रही है। ठीक है, यानी रिड्यूस हो गई, आपने दोबारा से उसको रीवैल्यू कराया, आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, बढ़ गई तो ये तो बेनिफिट है, यहाँ आ जाएगा। कम हो गई, आप वो एसेट राइट ऑफ करना चाहते हो, फिक्टिशियस एसेट है कोई, उसको राइट ऑफ करना चाहते हो, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है उसको राइट ऑफ करना चाहते हो, आप इनमें से अगर कुछ भी चीज़ करना चाहते हो तो वो कहते हैं ये जो बेनिफिट हुआ है ना, इसके रिगार्ड में ये जो सारी लॉसेस आप सेट ऑफ कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, ये आप कर लो, और फिर आप नेट बेनिफिट देख लो कि एक्चुअली में आपको क्या बेनिफिट हो रहा है ड्यू टू दी रिकंस्ट्रक्शन का टोटल प्रोसेस। ठीक है, बेनिफिट हो रहा है, आप बोलो ठीक है रिकंस्ट्रक्शन करना सही है, नहीं हो रहा तो आप बोलो भाई रिकंस्ट्रक्शन मत करो, इससे तो हमें रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा डी मर्जर वाला केस है, डी मर्जर और मर्जर इज़ दी सेम थिंग। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर आपको समझ में आता हो कि डी मर्जर में क्या है, जैसे मान लीजिए कंपनी है, उसकी 2 यूनिट्स हैं, वो क्या कर रही है, अपनी कंपनी की 1 यूनिट निकाल के एक नई कंपनी फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, डीमर्ज कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसे न्यू कंपनी जो है, ये जो रिजल्टिंग कंपनी है, इसके शेयर्स मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो डीमर्जर का केस आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। इसके अलावा मैंने आपको स्टॉक स्प्लिटअप के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको बोला था कि सिंपली क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको बोला जाता है कि आपका जो शेयर है उसकी वैल्यू पहले 10 थी, नाउ वी आर स्प्लिटिंग इट अप टू 5 रुपीज़। तो क्या होगा, एक्चुअली में जो टोटल शेयर कैपिटल होगी ना, इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, 10 लाख की है, 10 रुपीज़ का पहले शेयर था, मान लीजिए 1 लाख टोटल शेयर्स होंगे फिर। ठीक है, लेकिन अगर स्टॉक स्प्लिटअप ले आते हैं तो शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यानी अब क्या होगा, 10 लाख की जो वैल्यू है उसको आप डिवाइड करोगे बाय 5 रुपीज़, क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे टू 2 लाख। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी इजीली कि स्टॉक स्प्लिटअप में क्या है, आपके शेयर का प्राइस रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि आप प्राइस रिड्यूस कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ कर रहे होगे, तो ये आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, आपके इसमें कैपिटल रिजर्व वगैरह पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके अलावा एक था बोनस शेयर्स। ठीक है, अगर बोनस इशू आता है तो अब आप सुनना, बोनस शेयर्स इशू हुए मींस नंबर ऑफ़ शेयर्स तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब मोस्टली क्या होता है, बोनस शेयर के केस में आपसे पूछा जाता है कि अर्निंग्स बताओ आफ्टर द बोनस। ठीक है, मतलब अर्निंग पर शेयर बतानी है आफ्टर दी बोनस इशू। तो आपको क्या करना होता है, अर्निंग्स को जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ़ शेयर्स से, तो वो जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आप कंसिडर करोगे, आपको वो नंबर ऑफ़ शेयर कंसिडर करने हैं आफ्टर दी बोनस इशू। ठीक है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करना है। इतनी चीज़ आप लोगों को आती होगी। लास्टली एक और चीज़ है विच इज़ दी बायबैक। अगर बायबैक हो रहा है शेयर का, दिस मीन्स कंपनी को क्या करना है, पैसे पे करने हैं, राइट। बायबैक के केस में नंबर ऑफ़ शेयर्स तो रिड्यूस हो जाएंगे, शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स कम हो जाएंगे। पॉइंट क्या है
कि अगर आपको निकालना है कि आफ्टर दी बायबैक कितनी अर्निंग है, जैसे बोनस में निकालना था तो बोनस के केस में अर्निंग्स में तो कोई चेंज नहीं आता, बट बायबैक के केस में अर्निंग्स में चेंज आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप बोलोगे अर्निंग्स तो सेम ही रहेंगी, चाहे वो शेयर कैपिटल हटा ले चाहे कुछ कर ले, अर्निंग्स तो उतनी रहेंगी, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है देखो, अर्निंग्स जब आप कंसिडर कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप अर्निंग्स कंसिडर कर रहे होते हो तो आप अर्निंग्स ले रहे हो आफ्टर दी बायबैक, राइट। तो बायबैक के लिए क्या होता है, कंपनी को पैसे पे करने पड़ते हैं टू दी शेयर होल्डर्स। मान लीजिए कंपनी ने बायबैक लाया 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए का उसने बायबैक लाया, तो वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी, ये अज्यूम किया जाएगा कि कंपनी ने ये 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, 10 लाख का लोन लिया और शेयर होल्डर को पैसा पे कर दिया, ठीक है। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, उस इनकम स्टेटमेंट से आपकी अर्निंग्स निकल के आती हैं, करेक्ट। अब वो जो अर्निंग्स पहले निकल रही थी उसमें ये जो लोन था इसका इंटरेस्ट तो कंसिडर नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। यानी अर्निंग्स बिफोर बायबैक जो होंगी उसमें ये जो हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट तो नहीं होगा इंक्लूडेड, करेक्ट है। जो भी अर्निंग्स हैं बिफोर बायबैक, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जो भी अर्निंग्स हैं बिफोर बायबैक उसमें इंटरेस्ट नहीं इंक्लूडेड होगा, क्योंकि उस टाइम पे लोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। लोन कब एग्जिस्ट करेगा, आफ्टर दी बायबैक, राइट। मान लीजिए अब क्या करेंगे, जब आपको अर्निंग्स निकालनी है पर शेयर आफ्टर दी बायबैक हैज टेकन प्लेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्निंग्स भी कौन सी लेनी पड़ेगी, आफ्टर दी बायबैक, ठीक है। उसमें आपको इंटरेस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, यानी आपको इसमें से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इंटरेस्ट हटाया, नंबर ऑफ शेयर्स से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कौन से होंगे, मैंने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ़ शेयर्स, जब आप बायबैक लाते हो तो नंबर ऑफ़ शेयर्स तो कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कौन से लेने हैं, आफ्टर बायबैक, करेक्ट। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर आफ्टर दी बायबैक, तो हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स भी आफ्टर बायबैक वाले लेने हैं, अर्निंग्स भी आफ्टर बायबैक वाली लेनी पड़ेगी, राइट। यानी अर्निंग्स बिफोर बायबैक माइनस इंटरेस्ट, करेक्ट है। अब एक पॉइंट और है इसमें छोटा सा, वो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट आपको लेना होता है नेट ऑफ टैक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो इन योर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपका टैक्स सेव हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट जब आप चार्ज करते हो तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो टैक्स सेविंग होगी, एंड टैक्स सेविंग क्या होता है, हमारे लिए बेनिफिट होता है, राइट। तो आपको इंटरेस्ट कौन सा कंसिडर करना है, टैक्स सेविंग से नेट करके तब कंसिडर करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ थी समझ में आ गई होगी कि हमने इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स क्यों किया है, क्योंकि ऑफकोर्स इंटरेस्ट आप बोल रहे हो अर्निंग्स हमारी कम हो रही हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के अमाउंट से, बट एक्चुअली में अर्निंग्स आपकी जो कम हो रही है इंटरेस्ट के अमाउंट से, उस इंटरेस्ट को जो आप एक्सपेंस बता रहे हो ना, वो एक्चुअली में जो एक्सपेंस है ना उसकी वजह से आपकी कुछ टैक्स सेविंग हो रही है, ठीक है। तो नेट जो आपका एक्सपेंस जा रहा है ना उसको लो, तो क्या कह रहे हैं, नेट ऑफ टैक्स सेविंग आप इंटरेस्ट कंसिडर करो, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे प्रोमोटर्स की होल्डिंग, ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको ऑलरेडी भी समझ में आती होंगी, राइट। आप क्वेश्चन करोगे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पूछी गई है, राइट। एक कैश ऑफ़र वाला और है, वो कैश ऑफ़र में भी आपको कुछ ऐसा कुछ फालतू की चीज़ें नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा इन डेप्थ समझना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं है ऐसा। हो सकता है कि आपको वो लग रहा हो कि वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए, बट उनका कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने का, वो आप क्वेश्चन के साथ देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है, रीज़न समझ में आ पाएगा सब चीज़ों का। एज सच वैसे कुछ है नहीं उनमें, वो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप जितनी चीज़ अभी पढ़ चुके हो उनको माइंड में रखो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, तो सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जितना मुझे लगता था कि बताना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसके अलावा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जो डिस्कशन है वो तो हम अलग से कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो करेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आराम से डिस्कस कर लेंगे, दैट इज़ नो प्रॉब्लम।
फ़िलहाल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, मर्जर्स चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, आप कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ही नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।